Next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that we have not done anything wrong. Not a single fault you can get from us. In this case, Mr. Subrata Roy's company had been systematically circumventing, violating the law. The money comes from very poor people. Rumors have even been spread, fabricated and totally based. At this point of time, the facts seem to be loaded against you. If they can find out one thing, then in last 32 years, Sahara has done against the law. They can hang. ये 1970s 80s की कहानी है। इस समय इंडिया में बैंकों की संख्या काफी ही कम मात्रा में है। गांव के बहुत सारे लोगों के पास बैंक के खाते तक नहीं है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास ना तो रोजगार है और ना ही खुद की जमीन। इसीलिए वो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, लेकिन वो जितने भी पैसे कमाते हैं वो उन्हें संभाल कर रखना चाहते हैं। फिर एक दिन वो देखते हैं कि एक 30 साल का आदमी अपनी स्कूटी पर बैठकर उनकी ओर आ रहा है। आदमी का नाम है सुब्रता रॉय। सुब्रता का जन्म एक सिविल सर्वेंट के घर में हुआ था। वो बचपन से ही एक एम्बिशियस व्यक्ति थे, इसीलिए बड़ा बनने के लिए उन्होंने पंखे बेचने, नमकीन बेचने जैसे और भी कई सारे कामों में अपना हाथ डाला था। लेकिन कहीं से भी कामयाबी हाथ न लगने के कारण 1978 में वो सहारा नाम के एक प्राइवेट कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो आम गरीब लोगों से पैसे लिया करते हैं और कुछ शर्तों में वो ज्यादा पैसा लौटाने का वादा करते हैं। इस स्कीम को वो चीट कहते हैं। इस बात को जानने के बाद गांव के हजारों गरीब लोग इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए शुरुआत में 10-15 रुपए इन चीट्स पर लगाने लगते हैं और रॉय वादे के मुताबिक दिए हुए पैसे में इंटरेस्ट जोड़कर देने लगते हैं, बेसिकली ब्याज देने लगते हैं। गांव वालों को लगता है कि ये बैंक के बचत खाते जैसा ही है, जिसमें से वो जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और साथ में सुब्रतों के इंटरेस्ट देने के कारण गांव वालों को इससे फायदा होने लगता है। वो खुशी से झूम उठते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुब्रतो एक का डबल पैसा कैसे कर रहे थे और गाँव के बहुत सारे लोगों ने उनकी शर्तों को पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। सहारा की शुरुआती दिनों में देश में लिबरलाइजेशन की लहर दौड़ रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है और बाजार में उछाल का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, पर ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन पर लिबरलाइजेशन की लहर पहुंची ही नहीं, जिनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। सुब्रता इस बात का फायदा उठाते हैं और ऐसे गरीब लोगों के वो सहारा बन जाते हैं। वो कहते थे कि आप दिन में 10-15 रुपए जमा कीजिए और केवल 3 सालों में आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। और वाकई में भी वो 3 सालों के बाद दुगनी रकम दे देते थे, जिसके कारण लोगों के अंदर उनके प्रति भरोसा जागने लगता है। पर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, क्योंकि 2 गुना पैसे कोई भी कैसे दे सकता है। 1980s के समय में सुब्रतो सहारा को बड़ा बनाने के लिए सैकड़ों एजेंट्स को जॉब देते हैं, ताकि वो लाखों गरीब लोगों को अपनी स्कीम बेच सकें। सहारा के होर्डिंग्स देश के कोने कोने में लगाते हैं, ये स्कीम वो स्कीम, हम 3 गुना पैसे देंगे, ये वो, जो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल किसी सपनों की तरह है। शायद लोगों के अंदर खुद के प्रति भरोसा जगाने के लिए वो सहारा को सहारा परिवार कहकर पुकारा करते हैं, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए परिवार शब्द एक ताकत होती है जो हमारा ख्याल रखता है। वो बहुत सारे गरीब लोगों को जॉब भी देते हैं। एक बार तो वो 100 जोड़ों की शादी भी कराते हैं, जिसके कारण लोग उनके प्रति वफादार रहते हैं। उनकी छवि रॉबिन हुड जैसी बन जाती है, जो गरीबों की मदद करता है और लोगों के अंदर उनके प्रति भरोसा मजबूत होता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग उनकी स्कीम्स पर भी पैसे लगाने लगते हैं। लेकिन सहारा के अंदर की बात यह है कि यह एक पिरामिड स्कीम, जिसमें चीट खरीदने वालों को पैसा असल में सहारा में लुभा कर लाए गए नए चीट खरीदने वालों से लेकर दिया जा रहा था। सुब्रता बड़े लेवल में बिजनेस करने के महत्व को समझते हैं। आप किसी गरीब आदमी से 10-20 रुपए लेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन वही 10-20 रुपए आप अगर करोड़ों गरीब लोगों से लेंगे तो आप तुरंत ही अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं।
और साल 1997 में सहारा $1 अरब का एम्पायर बन जाता है। साथ में एम्पायर के लिए हजारों एजेंट्स खड़े हो जाते हैं, जिनका काम था देश के कोनों कोनों में रहने वाले करोड़ों गरीब लोगों को इन चिट्स पर पैसे लगाने के लिए मनाना। और जब तक नए लोग आते रहे तब तक गरीब लोगों को पैसा मिलता रहा और गरीब लोग सुब्रतो के आगे आदर से झुकने लगते हैं। वो केवल झुकते ही नहीं थे, वो अपना सर सुब्रतो के जूते के ऊपर रख देते थे। लोग उनको भगवान मानने लग चुके थे। वो सहारा पर खुद से ज्यादा विश्वास करने लग चुके थे, जो जल्द ही शीशे की तरह टूटने वाली थी। शुरू में तो सुब्रता डिपोजिटर्स को पैसे लौटा दे रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इन लोगों पर दबाव डालने लगते हैं कि वो अपना सारा पैसा दोबारा इन चिट्स पर ही लगा दें, बिल्कुल किसी सुपर मल्टीप्लायर की तरह। एग्जाम्पल के लिए, शुरू में आप 10,000 रुपए इन चिट्स पर लगाइए, हम आपको 3 साल बाद 30,000 रुपए देंगे। फिर वही 30,000 रुपए दोबारा इन चिट्स पर लगाया जाता है और जब पैसे लेने की बारी आती है तो इसे दोबारा चिट्स पर लगा दीजिए। एक और स्कीम है जिससे ये पैसे 6 गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे। बेसिकली वो लोगों का काट रहे थे, क्योंकि पेपर में रिटर्न इतने अच्छे दिखाई दे रहे थे, तो फिर टैक्सी वाला या फिर छोटे दुकानदार वाला जैसे लोग बार बार इन चिट्स पर पैसे लगाते रहते हैं। इस तरह सबका पैसा बार बार इन चिट्स पर लगता रहता है और बढ़ता रहता है। सुब्रता ऐसा करते करते काफी ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर वो दूसरी जगहों पर भी पैसे लगाने लगते हैं, जैसे कि वो देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी ओनर में से एक बन जाते हैं। वो देश विदेश में होटल्स भी खरीदते हैं, टीवी न्यूज चैनल्स, एम्बे वैली सिटी और फिर याप-1 रेसिंग टीम। See, when glamour is added, it's a big thing for individual, for organization, for the country. So that's really good. पर ये सब गरीबों के चिट फंड्स के पैसे से हो रहा था, जिसकी सजा जल्द ही सुब्रतो को मिलने वाली है। लेकिन अभी सुब्रता राजाओं की तरह जीने लगते हैं। वो हमेशा ही बड़े बड़े लोगों के साथ घिरे रहते थे। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े हस्ती के साथ उनकी दोस्ती होने लगी थी और फिर 2004 में उनके 2 बेटों की शादी होती है, जिसमें उस समय के प्राइम मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सारे सुपरस्टार्स मौजूद होते हैं और इन सबको मिलाकर शादी में तकरीबन 10,000 गेस्ट मौजूद होते हैं, जिसका बजट तकरीबन $60 मिलियन था। ऐसी आलीशान शादी को देखने के बाद सबके अंदर एक सवाल उठने लगता है कि आखिर सुब्रतो के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। पर ये कोई राज की बात नहीं थी, ये गरीबों के चिट फंड्स का पैसा है जो अपनी अय्याशी में उड़ा रहे हैं। आप लोगों के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि इस समय पुलिस क्या कर रही है। यहाँ एथिकली सब गलत हो रहा था, लेकिन 20s के कानून के हिसाब से सुब्रता ने अब तक तो कोई भी कानून नहीं तोड़ा था, क्योंकि सहारा एक पब्लिक या फिर लिस्टेड कंपनी नहीं थी। इसीलिए वो उन सभी कानूनों के दायरों से बाहर थी जहां एक ऑफिशियल रेगुलेटर उनसे पूछताछ कर सके। आप लोगों के अंदर एक दूसरा सवाल भी उठ रहा होगा कि इस समय मीडिया क्या कर रही है। इसका जवाब ये है कि सुब्रता मीडिया का मुंह बंद करने के लिए वो उनको एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे, जिससे मीडिया को पैसे मिल रहा था और सुब्रता को चुप्पी साधी हुई मीडिया। सुब्रता ने सभी चीजों को ऐसे संभाल रखा था कि कोई उनके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था, क्योंकि अब एजेंट दूर के गांवों में जाना बंद कर देते हैं और डिपोजिटर्स को कहा जाता है कि वो अपना डेली डिपॉजिट करने वाले पैसे को पास के सहारा ऑफिस में जाकर जमा कराएं, जो बहुत से गांवों के पास तो नहीं है। और जब वो पेमेंट मिस करने लगते हैं तो उन्हें एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने अभी तक इतने पेमेंट मिस कर चुके हैं, अगर आप और पेमेंट मिस करेंगे तो आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं वो सारे पैसे कंपनी जब्त कर लेगी। और सहारा जो अरबों डॉलर की कंपनी है, उसने गरीब डिपोजिटर्स के साथ ऐसा किया भी। ऐसा करने से लोगों के अंदर सहारा के प्रति भरा हुआ विश्वास बाहर निकलने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने लगती है, उन्हें लगने लगता है कि उनका पैसा सेफ नहीं है। और पिरामिड स्कीम तब तक ही कामयाब रहती है जब तक उनके साथ नए लोग आते रहते हैं। लेकिन डिपोजिटर्स के अंदर फैली हुई डर के कारण चीट पर पैसे लगाने वाले लोगों की संख्या घटने लगती है और इसके साथ सुब्रता के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। 2007 के समय में सुब्रता फंड रेज करने के लिए अपने 2 कंपनीज को प्राइवेट कर देते हैं।
You now intend to list your businesses. Yes, we did. और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक की उनकी सारी कंपनीज प्राइवेट थी, और आप जब भी कंपनीज को प्राइवेट करते हैं तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि आप पैसे किससे ले रहे हैं, उन पैसों का आप क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। आपको सभी ही पैसों का हिसाब देना पड़ता है, और यहीं से सहारा और सुब्रता दोनों ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। बिजनेस की शुरुआत में सुब्रता कानून से एक कदम आगे रहते थे और ऐसे स्कीम्स लाते थे जो कानूनी रूप में सही था, और वो ऐसा करने में तब तक ही कामयाब रहे जब तक उनकी कंपनी प्राइवेट थी, और पब्लिक होते ही वो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिसरों की नजरों में आ जाते हैं। सेबी सुब्रता के कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कानूनों की धज्जियां उड़ पड़ी। सेबी का आरोप था कि सहारा समूह की कंपनियों ने निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही की। यहाँ पर ना ही सुब्रता अपने डिपोजिटर्स को पैसे लौटाने में पूरी तरह से ईमानदार हैं, और ना ही यहाँ पर डिपोजिटर्स के विषय में साफ साफ जानकारी है। इस तरह सेबी और सहारा के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है और सेबी सहारा को एक्सपोज करने में जुट जाता है। सेबी के आरोपों के बाद अब मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता है, जो सुब्रता के विषय में लिखना और बोलना शुरू कर देता है। Sahara boss Subrata Roy is in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. One of India's leading business tycoons. He's juggled all kinds of various ventures, but today he has faced some very uncomfortable questions from market regulator SEBI. सेबी सुब्रता के खिलाफ इल्जामों की एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखता है, और सुब्रता भी इसके खिलाफ अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वो वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप पब्लिक से पैसे लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के सभी कानूनों का पालन करना पड़ता है, लेकिन सुब्रता ये मान ही नहीं रहे थे कि उन्होंने पब्लिक से पैसे लिए हैं। उनके हिसाब से सहारा के डिपोजिटर्स सहारा के परिवार हैं, इसलिए ये कोई पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट मैटर है। लेकिन सुब्रता को ये अंदाजा नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ किसी एक आदमी का मैटर नहीं था, बल्कि 3 करोड़ गरीब जनताओं का था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें वार्निंग देती है कि हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। और 31 अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि ये एक पब्लिक इश्यू है, क्योंकि सहारा ने कानूनों का पालन नहीं किया तो उसे आदेश दिया जाता है कि वो अपने सारे इन्वेस्टरों का पैसा लौटा दे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर 15% इंटरेस्ट जोड़कर, जो 3.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा होता है, और ये इंडिया के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी पेनल्टी है। लेकिन इन सब के बाद भी सुब्रता सुधरने का नाम ही नहीं लेते। सहारा अपने एजेंट को फोन करके कहता है कि वो अपने इन्वेस्टरों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे को उनकी ही एक दूसरी अकाउंट बनाकर उसमें री इन्वेस्ट कराएं, क्योंकि उनके पहले अकाउंट में इश्यू आ रहे हैं और दूसरी अकाउंट में डिपॉजिट करने से उनको और भी अच्छे इंटरेस्ट मिलेंगे। ऐसा करके सहारा कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही ये दावा करने लगता है कि उसने अपने इन्वेस्टर के इन्वेस्ट किए हुए पैसे को लौटा दिया है, और उनके पास इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है, जो इंडियन गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि देखो हमने तो पब्लिक का उनका पैसा लौटा दिया है, और उन्होंने दोबारा चीट पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। particular company has claimed that it has refunded more than 20,000 crores to so-called investors, out of which more than 90% has been returned in cash. I would like all of you to ponder and think how feasible, how credible this story can be. Go ahead. Go for the investigation. Go for inspection. Go for checks. We are open book. We have nothing to repay because repayment was done, made before the judgment came, before 31st August. सहारा के दावों पर सेबी यकीन नहीं कर पाता है और उनसे सबूत मांगने लगता है, तो सहारा
और जब रेगुलेटर्स इन डॉक्यूमेंट को जांचने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें कई सारे नाम हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कई सारे लोगों के नाम और पता मैच ही नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के नाम तो 2000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट में दर्ज हो रखा है और कुछ लोगों के नाम तो शहरों के नाम से मैच खा रहे हैं, क्योंकि मुंबई तो किसी का नाम नहीं हो सकता है ना। जब सेबी रिफंड के बारे में जानने के लिए 20,000 सैंपल डिपॉजिटर्स को चिट्ठी लिखता है तो उसमें से सिर्फ 68 लोग ही जवाब देते हैं, जो 1% से भी कम लोग हैं। लेकिन सहारा ये दावा कर रहा था कि ये सभी नाम इन्वेस्टर के ही हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इनमें से कई सारे नाम के लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसके बाद रेगुलेटर्स और भी ज्यादा शक्की हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि मामला कुछ अलग ही है, शायद ये इन्वेस्टर्स असल में कभी थे ही नहीं, इसीलिए सहारा में आने वाला पैसा असल में स्मॉल डिपॉजिटर्स का है ही नहीं, ये पैसा कहीं और से आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग। सेबी का ये दावा है कि सहारा में मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत कभी भी नहीं मिलते हैं। पर रेगुलेटर अथॉरिटी का दावा है कि यही सच है और यही बात सहारा को काफी ही ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। सुब्रता सेबी से निपटने के लिए जनताओं का साथ पाने की कोशिश करने लगते हैं। वो अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट छपवाने लगते हैं जिसका टाइटल होता था इमोशनली स्पीकिंग। वो जनताओं के सामने अपने आरोपों का खंडन करने लगते हैं और अथॉरिटीज को चैलेंज करने लगते हैं कि उन्होंने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। They can find out one thing. Then in last 32 years, Sahara has done against anything or the spirit of law. If one thing they can come out, if they can come out with one case that Sahara has done a black money business, one rupee, they can hang. May 6, 2013 सुब्रता अपने लोगों को एक जगह इकट्ठे करने लगते हैं, छोटे शहरों से, गांवों से भी। बसों में भर भर के 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय को एक जगह इकट्ठा करके सुब्रता और उनके साथी नेशनल एंथम गाने लगते हैं। पर रेगुलेटर अथॉरिटीज को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सुब्रता दादागिरी दिखाकर बचना चाहते थे, लेकिन उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के चेहरे पर एक शख्स ने अदालत में स्याही फेंक दी है पेशी के लिए। वो चोर है, जनता का चोर है। चेहरे पे गिरी है और ये शख्स ये कहता है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने लोगों की कमाई का पैसा हड़पा है, उस कमाई के पैसे को चोरी किया है और इसलिए उसने ये हरकत की है। वो सबसे लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इनकम टैक्स और बाकी लोगों से भी, जो उनके लिए ठीक नहीं था। वो कभी हियरिंग के लिए नहीं जाते थे, कोर्ट का कभी ऑर्डर नहीं माना करते थे और माँ बीमार है जैसे बहाना बनाकर वो छुट्टी ले लेते थे। He wrote for the court's benefit, nothing is more than mother. But the same day he apparently attended a wedding in Lucknow, according to photographs that appeared in the local media. और सुप्रीम कोर्ट उनसे काफी ज्यादा नाराज हो रखा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अल्टीमेटम उनको सीधा तिहाड़ जेल में पहुंचा देता है। आपके पास क्या निर्देश है? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे सहारा में? हम लोगों के पास वारंट है, उसकी गिरफ्तारी के लिए। किसकी गिरफ्तारी के लिए आए? सुब्रत राय जी। To explain why his company has not refunded the 24,000 crore rupees it owes to over 3 crore small investors. तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक आखिरी बात दोस्तों, मैं इस चैनल पे जो होता है स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ और आपके हिसाब से अगर किसी स्टोरी को मतलब मुझे बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे सजेशन दीजिए, मैं उस वीडियो पर बनाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक बात तो एक दूसरी बात हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कहानी जो होता है रियल लाइफ में आधारित हो।